नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राघवेंद्र ई क्लासेस में। सीजीएल मेंस मॉक 1 को डिस्कस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस को हमने कल डिस्कस किया था, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। मैंने बताया आपको मेंस की मॉक टेस्ट सीरीज जो है संडे को 10 से 12 मैथ्स का, 3 से 5 इंग्लिश का, उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आपका फाइनल एग्जाम होना है। तो अगर आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप वो मॉक सीरीज देना चाहते हैं। तो मॉक सीरीज का 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक एक एक क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, बिल्कुल हाल फिलहाल में जैसे एग्जाम चल रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए। पेपर बिल्कुल वैसा है, एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ भी उठपुटांग ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट सीरीज खरीदने के बाद ऐसा लगे कि अब करने का ही मन ना करे मॉक टेस्ट का। ऐसा नहीं होगा, आपको हर एक मॉक करने के बाद ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने फाइनल एग्जाम दिया है। तो अगर आप उस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आप सबके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। तो बाकी जो आपके डाउट्स हैं वो मैं ले ही रहा हूं, जो मॉक टेस्ट के डाउट्स हैं। तो ये आपके लिए ये भी एक बेस्ट चीज है कि जो आपके मॉक टेस्ट में डाउट आएंगे उनको मैं एक्सप्लेन भी करवाऊंगा। अच्छा जी, अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ जो आपने पूछा था। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखो, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में मेंस के साथ क्या खेल किया जाता है, स्टेटमेंट छोटी ना देके स्टेटमेंट को खींच दिया जाता है। मतलब स्टेटमेंट छोटी ना देके स्टेटमेंट को ही लंबा कर दिया। अब इस क्वेश्चन में भी यही किया है। बच्चों के दिमाग में क्या जाता है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट देके कि ये कैसे होगा भाई क्वेश्चन, इसको तो स्किप कर देते हैं या बाद में देखेंगे, या बाद में भी देखते हैं फिर सोचते हैं ट्रम्प, पुतिन, जिनपिंग, पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लिया। ट्रम्प, पुतिन, इतने भारे भारे नाम सुन के भाई है तो क्या, वर्कर्स बना दिए ना हमने, तो तीनों को मजदूर बना दिया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन में असल में क्या है। पहली लाइन में तो कुछ है ही नहीं भाई, ट्रम्प, पुतिन एंड जिनपिंग आर अपॉइंटेड टू डू ए जॉब, काम कर रहे हैं। उससे आगे बोला दे टुगेदर स्टार्टेड द वर्क बट जिनपिंग लेफ्ट आफ्टर 3 days। भाई 3 के बाद जिनपिंग ने काम करना छोड़ दिया, इतनी बात हमें समझ में आई। When 37% of the job was done, इसका मतलब अगर आप वर्क जो है 100 लेके चलेंगे तो 37 यूनिट काम हो चुका है, बचा कितना हुआ है 63। और ये करेगा कौन, ट्रम्प और पुतिन, क्योंकि जिनपिंग ने तो काम छोड़ दिया ना। यही तो बात है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया उन्होंने, द रिमेनिंग जॉब वाज कंप्लीटेड बाय ट्रम्प एंड पुतिन इन 7 days। इसका मतलब 63 यूनिट काम कितने दिन में कर दिया, 7 days में। दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई, 9 यूनिट। 9 यूनिट क्या है, एफिशिएंसी। अच्छा जी, आगे बढ़ लेते हैं। द रेशो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ट्रम्प एंड पुतिन इज 4:5। टोटल 9 है। अपना तो काम फिर से आसान हुआ भाई, ट्रम्प की आई 4, पुतिन की आई 5। अच्छा जी, फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय द स्लोएस्ट वर्कर टू कंप्लीट द एंटायर जॉब अलोन। अब यहां से अगर देखेंगे तो अगर इन्होंने 4 और 5 9 काम करते हैं, 3 दिन में कितना काम कर देंगे ये 27। ट्रम्प और पुतिन की बात कर रहे हैं बस। कितना काम बचा यहां से 10 यूनिट। ये 10 यूनिट काम किसने किया है भाई, जिनपिंग ने किया है, 3 दिन में किया है। तो जिनपिंग की एफिशिएंसी की अगर बात करें तो कितनी आई 10/3। तो इसका मतलब सबसे स्लोवेस्ट भी तो वही है, और इसी का बताना कि अकेला कितने दिन में कर देगा कंप्लीट वर्क को। तो 100 यूनिट हमने कंप्लीट वर्क माना, इसकी एफिशिएंसी 10/3। तो इसका मतलब कितने दिन में काम खत्म कर देगा ये, 30 दिन में काम को खत्म कर देगा। और ऑप्शन क्या थे आपके पास, 20, 22, 24, 30। ऑप्शन भी आपके यही थे, 20, 22, 24, 30। तो सही क्या हुआ 30। मैं एक बार फिर से जल्दी से बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है लेकिन बड़ा देख के हो सकता है आपने छोड़ दिया हो। देखो, आपने 100 यूनिट माना टोटल काम, 37 काम हुए, जिनपिंग ने काम छोड़ दिया, काम कितना बचा 63, वो 7 दिन में खत्म कर दिया ट्रम्प और पुतिन ने। तो उन दोनों की एफिशिएंसी आई 9, उन दोनों की रेशो 4:5 है। तो ट्रम्प की 4, पुतिन की 5। अब 4 और 5 9, 3 दिन तक में 37 काम किया था सबने मिलके। तो 3 दिन में ये कितना काम कर देंगे ट्रम्प और पुतिन, 27। कितना बचा 10। ये जिनपिंग का 10 दिन का काम है। एफिशिएंसी की बात करेंगे जिनपिंग की तो 10/3, सबसे स्लोवेस्ट यही है। तो ये कितने दिन में काम को खत्म कर देगा, 100 डिवाइडेड बाई 10/3। कितने दिन में
30 दिन में। तो सही जवाब क्या हुआ? 30 दिन। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं होता। आपको सिर्फ और सिर्फ, मैं कल भी आपको यही बात बता रहा था, आपको सेंटर पे भी मैं यही बात बताता हूं, और जब तक मैंने जितनी भी सारी वीडियोस करवाई हैं आपको YouTube पे, उसमें भी मैंने आपको एक ही बात बताई है, अगर आप अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे और आपको जो आपको चाहिए, जो आप सफलता चाहते हो, नहीं मिलेगी। तो कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, तब बात बनेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री के क्वेश्चन, ज्योमेट्री बोले तो इमेजिनेशन, जिसकी इमेजिनेशन अच्छी होती है वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो मेंस उस बच्चे का क्लियर होता है, ऐसा नहीं कि जिसने 10,000 क्वेश्चन कर लिया उसका क्लियर हो जाएगा श्योरिटी से, जी नहीं। जिसका दिमाग बिल्कुल फ्रेश है, मतलब वो बहुत अच्छे ढंग से सोच सकता है, उसकी इमेजिनेशन अच्छी है, कंसेप्ट अच्छा है और कैलकुलेशन और अप्रोक्सीमेशन अच्छा है, बस इतनी चीजें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दिमाग फ्रेश कब होगा? जब आप कुछ देर बैठ के ध्यान करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, अपने आप को दुनिया के फालतू विचारों से दूर रखेंगे। मैंने कल भी बताया था, विद्यार्थी और साधु एक जैसे होते हैं। अभी हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते। देखो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, सिंपली बोला कि PQ इज ए कोड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O। अभी हमें कुछ बात नहीं समझ में आई कि PQ कोड को कहां बनाए, लेकिन ये बात जरूर समझ में आई कि कोई सेंटर है O, तो हमने बना दिया सेंटर O। SOR इज ए लाइन सिगमेंट, लाइन सिगमेंट यहां से बात पकड़ लेंगे, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट S on the circle and intersecting PQ produced at R such that, इसका मतलब SOR तो सेंटर से निकल के जाएगी, है ना, SOR लाइन सिगमेंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट S on circle। अच्छा जी, अब ये वाली स्टेटमेंट हमने हिंदी में नहीं लिखी है। अब इन्होंने बोला कि PQ को प्रोड्यूस करेंगे ना तो उसको R पे ही कट करेगी, तो ये बात भी ठीक हुई। ये लो PQ R, जैसे ही अपनी स्टेटमेंट फिगर कंप्लीट बनी, हमें बात समझ में आई कि भाई अब तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब इन्होंने बोला कि OR इक्वल टू OS, तो OR है QR, सॉरी QR इज इक्वल टू OS। ये लो भाई, ये एंगल कितने का दिया? 30 डिग्री का। अब अगर OR OS के है तो ये भी इक्वल हो जाएगा, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो इसका मतलब ये एंगल भी कितने का बना? 30 डिग्री का। ये कितने का बचा? 120 डिग्री का। ये कितने का बचा? 60 डिग्री का। अब जैसे ही आप इसको मिलाएंगे तो ये रेडियस ये 60, ये भी कितने का आया? 60 का। 60 और 30 90, तो ये एंगल कितने का बचा आपका? 90 डिग्री का। POS ही आपसे पूछा था, तो ये तो मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं था। अगर आपकी एक बार फिगर आराम से बन जाए, इससे आसान ज्योमेट्री में नहीं पूछेंगे। देखो ज्योमेट्री का ये आसान क्वेश्चंस में से एक था, सिर्फ डिपेंड कहां पे करता है, आपका कंसेप्ट कैसा है। तो मैं बार बार ये बात बता रहा हूं, बार बार फोकस कर रहा हूं इस बात पे कि कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, काफी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर। ये कोई सर्कल है, इसके किसी सेक्टर का एरिया दे रखा है, कितना? 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस कितनी दी है? 36। आपको बताना क्या है? आपको बताना है द लेंथ ऑफ कोरस्पेंडिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। ये जो आर्क है इसकी लेंथ बतानी है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आप सभी को पता है कि जब भी आप एरिया निकालने की तरफ चलते हैं सेक्टर का, तो एरिया क्या होता है? थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सबको पता है आपको। थीटा निकालना पड़ेगा, 360 इंटू पाई इंटू रेडियस कितनी है? 36, और एरिया दे कितना रखा है भाई? 72 पाई। तो 72 पाई के इक्वल करो, पाई से पाई कैंसल, 36 से 36 कैंसल, 36 दूनी 72, 10 उधर चला जाएगा। थीटा कितना आया? 20। लेकिन आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? पहले रेडियन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 20 इंटू 180 पाई बाई 180, सॉरी
पाई बाई 180 कितना आया पाई बाई 9। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालनी आर्क। आर्क क्या होती है, L इज इक्वल टू आर थीटा। रेडियस कितनी है 36, थीटा भी कितना आया पाई बाई 9 बोलो या 22/7 गुना 9 बोलो। 9 चौक 36, 22 चौक 88, 88/7। ऑप्शन पे निशान लगाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। आपको लगे फिर भी डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, फिर से समझा देंगे, नहीं तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है और यही मिक्सर एलिगेशन का कंसेप्ट है। सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट क्या है, देखो किसी भी मिक्सचर से आप कुछ भी अमाउंट निकालेंगे तो उनका जो रेशो है वो फिर भी वही रहेगा। यहाँ पे भी वही हुआ है। इन्होंने बोला कि आपके पास एल्कोहल है और वाटर है, किस अनुपात में है 6:5 में है। मान लो यहाँ से मैंने कुछ अमाउंट निकाला भी तो भी एल्कोहल और वाटर का रेशो तो यही रहेगा। तो इसका मतलब 22 लीटर मिक्सचर आर रिप्लेस्ड बाय वाटर, मतलब इसमें से हमने 22 लीटर निकाला और फिर 22 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, उसके बाद अनुपात क्या बना 9:13। तो हम ये कहेंगे कि 6:5। भाई 22 लीटर निकालने के बाद भी तो 6:5 ही रहेगा। अब ये क्वेश्चन क्या बन जाता है कि अल्कोहल और वाटर का अनुपात 6:5 था, इसमें 22 लीटर पानी मिला दिया जिससे अनुपात 9:13 हुआ। बस सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब अल्कोहल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की तो अब अल्कोहल को इक्वल कर देंगे। यही कंसेप्ट है मिक्सचर और एलिगेशन का। यहां भी अल्कोहल 18, यहां भी अल्कोहल 18। तो अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई करी है तो इधर भी करनी पड़ेगी, इधर 2 से मल्टीप्लाई करिए तो इधर भी करनी पड़ेगी। अब आप देखो पानी पहले 15 यूनिट था, अब 26 यूनिट हुआ। कितने यूनिट का फर्क आया भाई 11 का, और 11 यूनिट कितने के इक्वल है 22 के। तो हमें तो अब बताना है कि जो पानी है वो आफ्टर रिप्लेसमेंट कितना होगा। भाई अभी कितना है 26 है, ये लो आया जवाब 52 लीटर। इतना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बेसिक कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए तभी ये सिंपल क्वेश्चन भी समझ में आते हैं। ना तो क्या लगता है कि मेंस में जब 100 क्वेश्चन वही क्या रहता है 120 मिनट और 100 क्वेश्चन, वही बंदा अच्छे से कर पाता है जो मेंटली बहुत स्ट्रोंग हो, कंसेप्ट वाइज काफी स्ट्रोंग हो, वही आसानी से और अच्छे ढंग से पेपर को कर पाता है। नहीं तो मेजॉरिटी मैथ्स के पेपर में मेंस में बिल्कुल बिखर जाती है। ये लगभग मेजॉरिटी के साथ होता है, प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, मैथ्स में जाके मेंस में बिखर जाते हैं। तो आप उनमें से नहीं बनना, कंसेप्ट वाइज को स्ट्रोंग जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अब ये देखने में कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एडिशन का है। जिसको जोड़ करना आता है क्वेश्चन उसके लिए बिल्कुल सरल है, एकदम से कर देगा। इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एडिशन है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। ए मैन सेव्स ₹20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। हर साल की शुरुआत में 20,000 रुपये बचत कर लेता है। एंड पुट्स द मनी इन ए बैंक दैट पेज 10% इंटरेस्ट पर ईयर। और एक बैंक में के खाते में डालता रहता है जिसमें उसको 10% का ब्याज भी मिलता है। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट वुड बी द टोटल सेविंग्स ऑफ द मैन एट द एंड ऑफ 6 इयर्स। 6 साल के बाद टोटल सेविंग कितनी होगी। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो साल था 20,000 रुपये उसने खाते में डाल दिए। पहले साल के अंत में ब्याज कितना हुआ इसका 2,000 रुपये। पहला साल खत्म, ले अब दूसरा साल शुरू होगा तो उसने इसमें 20,000 रुपये और ऐड कर दिए। तो दूसरे साल की स्टार्टिंग में उसके पास पैसे कितने थे 42,000। हाँ या ना भाई 20,000 रुपये से उसने शुरुआत करी, 2,000 उस पर ब्याज बना, 20,000 फिर ऐड कर दिए दूसरे साल की शुरुआत में, है ना। ये 20,000 दूसरे साल की शुरुआत में ऐड करें। अब 42,000 रुपये दूसरे साल के अंत में ब्याज कितना बना 4,200 रुपये, फिर से 20,000 रुपये ऐड कर दिए। उसने बोला कि अब तीसरे साल के शुरुआत में कितने रुपए हो जाएंगे, इधर से ऐड कर दो 66,200। अब तीसरे साल में इसका ब्याज कितना बन जाएगा 6,620।
तीसरे साल के अंत में फिर से 20,000 रुपये ऐड कर दिए। सिर्फ और सिर्फ एडिशन है और कुछ नहीं है। चौथे साल के शुरुआत में कितने रुपए बने भाई, देखना 0 2 8 6 6 12 6 2 8 92,820। अब क्या हुआ, चौथे साल के अंत में ब्याज कितना बना, 9,282 रुपये, और 20,000 रुपये उसने फिर ऐड भी कर दिए। तो पांचवें साल की शुरुआत में कितना रुपया हुआ, 2 8 2 10 1 9 2 11 1 3 9 12 1 10 2 12 12,000 1,22,102। अब पांचवें साल के अंत में क्या हुआ, इस पे ब्याज लगा 12,210.2 और 20,000 रुपये उसने ऐड भी कर दिए। ऐड तो हर एक साल के इसमें किए ना। अब यहां से कितना बना, देखो इसको ऐड कर देते हैं, कितना बना 0.22135 1,54,312। अब 1,54,312 पांचवें साल के कहां पे है ये, अंत में। अब छठा साल जैसे ही आया तो वो सिर्फ क्या हो जाएगा, इसमें इसका ब्याज जुड़ जाएगा। 1,54,312.2 का ब्याज कितना बना, 15,431.22। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 7 9 6 1 1,69,743.42। अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, 169840। अब सिंपल सिर्फ और सिर्फ एडिशन का ये क्वेश्चन था और इसमें कुछ भी नहीं था। यही तो है ना, पांचवें साल के अंत तक कितने रुपए बने, तो छठे साल की स्टार्टिंग में अगर इतना रुपया है तो उसका ब्याज ही तो लगेगा छठे साल में। छठे साल के बाद तो 6 साल का पूछा है, अब हमें 20,000 रुपए फिर से ऐड करने की जरूरत ही नहीं। तो आपका जवाब, तो इसका मतलब देखो सवाल क्या था, सिर्फ और सिर्फ एडिशन। तो इसका मतलब मैं ये पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं, मेंस में आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसकी अच्छी खासी परीक्षा होगी। या अगर ये अच्छे से नहीं किया तो घबरा जाओगे एग्जाम में, क्योंकि वहां जाके इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये मॉक टेस्ट एग्जाम रेलेवेंट मॉक टेस्ट है, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी बेहद जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान क्वेश्चन कोई हो सकता है, लेकिन फिर वही बात, आपने डाउट पूछे हैं तो बताना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन एक बार डाउट पूछने से पहले एक कोशिश खुद से भी जरूर किया करो, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। देखो, which one of the following is a factor of the sum of the first 25 natural numbers? कैसे निकालते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स? सबसे पहले ही तो यही आपको बता देता हूं। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स कैसे निकालेंगे? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स n into n plus 1 divided by 2। अब आपसे पूछा है 25, पहले 25 नेचुरल नंबर्स का सम कैसे निकाल देंगे? 25 into 26 divided by 2 कितना आया? 25 into 13। अब हमें तो फैक्टर बताना है बस। Which one of the following is a factor of the sum of फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर? तो 25 है और 13 है। ऑप्शन हमने देखे तो क्या बना? 13। तुरंत निशान लगा दो। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, आप बार बार देख भी रहे हो, बेसिक कंसेप्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में भी। कितने भी मेंस के, कितने भी प्रीलिम्स के, कैसे भी पेपर उठा के देखो, बेसिक कंसेप्ट, अप्रोक्सीमेशन, कैलकुलेशन, जिसकी अच्छी वो पार है। करते हैं शुरू। ये क्वेश्चन देख के थोड़ी सी हंसी ये आ रही है कि आपने इसको गलत कैसे कर दिया। अभी मैंने आपको मिक्सर एलिगेशन में चैप्टर करवा के भी हटा हूं, या तो आप इसे तूर दाल देख के थोड़ा सा घबरा गए कि पता नहीं क्वेश्चन क्या पूछ लिया है। क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या है, सिंपली ए शॉप ओनर हैज 90 kg ऑफ तूर दाल, वन डे ही डिसाइड्स टू सेल आउट ऑल हिज स्टॉक। अभी तक तो कुछ खास बात बोली ही नहीं, सिर्फ ये बोला कि 90 kg उसके पास। ही सेल्स सम पार्ट
at 40% profit and some part at 20%, overall gain 30%। भाई मिक्सचर एलिगेशन में यही तो करते ना, कुछ पार्ट 40% पे प्रॉफिट पे, कुछ पार्ट 20% प्रॉफिट पे, ओवरऑल गेन कितना हुआ 30%। क्या आया 10 बोले तो 1:1। तो क्वांटिटी या पार्ट्स किस रेशो में होंगे 1:1 में, मतलब 90 है तो हाफ बोले तो 45 एकदम से जवाब देने का सवाल था। लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको डाउट बन रहे हैं तो फिर मैं बार बार कह रहा हूं बेसिक कंसेप्ट को आप बहुत ज्यादा समय दीजिए। या फिर अगर क्योंकि हो सकता है कि मेंस में आप पढ़ोगे कि यार इतनी बड़ी स्टेटमेंट है और कहीं कुछ क्वेश्चन मुश्किल ना हो। मेंस में ऐसे ही होता है कि स्टेटमेंट बड़ी दिखती है, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं होता, स्टेटमेंट छोटी सी दिखती है, क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ होता है। तो ये समझ होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है और ये वाला क्वेश्चन आपने गलत किया, मेंस की तैयारी करते हुए इस क्वेश्चन को गलत किया तो बात हजम नहीं होती। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस भी गलत करेंगे तो इसका मतलब आप कंसेप्चुअल बहुत वीक हो, और वो अगर आपने कंसेप्ट बेस पे आपको ठीक नहीं किया मेंस क्लियर नहीं होने वाला, ये सच्चाई है। तो सच्चाई को मानो और कंसेप्ट को ठीक करो। अब इस क्वेश्चन में था ही क्या भाई, उसने बोला कि एक आदमी 100 स्क्वायर मीटर का एक प्लेग्राउंड बनाना चाहता है रेक्टेंगुलर, एक तरफ उसका घर है, 3 तरफ से वो एक फेंसिंग करना चाहता है, उसके पास वायर है जो कि 30 मीटर लंबी है। तो एक तरफ तो उसका घर हुआ, अब 3 तरफ से उसको फेंसिंग करनी है, मतलब यहां पे ये फेंसिंग उसको करनी है। एक तरफ तो उसका घर ही हुआ और 30 मीटर की वायर है, तो क्या हो सकता है 15 गुना, भाई 15 और 15 ये हुआ, मान लो ये 15 है तो ये 15 हो जाएगा, ये 6.67 और ये 6.67, और ये कंप्लीट होगी थी 30 मीटर की, तो क्या ये बना 30 मीटर? नहीं, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो है ही नहीं। फिर आया आपके पास 20 और 5, ये हो भी सकता है 20 5 रेक्टेंगुलर है ना भाई। अब 30 मीटर की वायर थी, 5 और 20 25 और 5 30 कंप्लीट हुई 30 मीटर की वायर, निशान लगाओ आगे बढ़ो। इससे हल्का क्वेश्चन क्या होगा, इससे हल्का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता मेंसुरेशन में, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। अब आगे आ जाओ, 30 मीटर इंटू 3.33, भाई एक ही साइड अगर 30 की हुई पूरी फेंसिंग कैसे हो जाएगी, वहीं पे बात गड़बड़। 40 मीटर, जब आपके पास वायर ही 30 मीटर की है तो आप फेंसिंग 40 की कर कैसे देंगे? और 15 से भी बात नहीं बन, 15 मीटर वाले से भी बात नहीं बनेगी। बिल्कुल इसको मैं मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं कहूंगा, इसको मेंसुरेशन का क्वेश्चन मैं नहीं कहूंगा। ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, एप्टीट्यूड का है, आपकी समझ का है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मेंस उस बच्चे का क्लियर होगा जिसका ब्रेन बहुत फ्रेश है, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अप्रोक्सीमेशन, रीजनिंग, कैलकुलेशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे हैं। मैंने आपके वो सारे डाउट्स लिए हैं जिनमें आपको दिक्कत थी। अगर अभी भी कुछ आपके डाउट्स बचे हुए हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर से मैं बताऊं, मेंस की टेस्ट सीरीज 10 से 12 मैथ्स, 3 से 5 इंग्लिश हर रविवार। अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेंस की ऐसी टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलेगी, बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट मॉक टेस्ट सीरीज है ये, ऐसा कुछ भी नहीं होगी उठपटांग ऐसा कहीं से भी आया, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, और ये पूछे जाते हैं भाई, और ये सेकंड्स में जवाब देने वाले क्वेश्चंस है। और अगर इन क्वेश्चंस पे को गलत करोगे तो फिर लगता है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी आपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं किया। अगर नहीं किया तो कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और फिर भी अगर आपको डाउट आए तो पूछो। अगर किसी चैप्टर में लगता है कि ये मेरा कंसेप्ट वाइज वीक है तो उस चैप्टर पे समय लगाओ, उस पे अगर कुछ समझने का लगे तो मुझे बताओ, मैं आपको समझाऊंगा। फिर भी अगर डाउट होगा तो फिर बताएंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हमारी जो क्लास लगे आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को शेयर भी करना ना भूले। दूसरा, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए। व्यस्त होना है
अस्त व्यस्त नहीं होना है, ये सबसे जरूरी बात है। और मैं आपको एक बात बताऊं, देखो ये जो समय चल रहा है ना, अब कोरोना का कुछ किसी को नहीं पता कि किस ढंग से फैल रहा है। अब कम्युनिटी स्प्रेड की बातें शुरू हो चुकी है, किस ढंग से चल रहा है। तो जितना हो सके सजग रहिए, सचेत रहिए और स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे आपसे।